अगस्त महीने के एनवायरनमेंट सेक्शन में कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। हम ई मोबिलिटी में भारत की प्रोग्रेस पर बात करेंगे, फिर वेटलैंड्स पर जो रामसर कॉप 15 हुई उसके आउटकम्स देखेंगे, हिमालयन रीजन में क्लाउड बर्स्ट्स क्यों बढ़ रहे हैं इस पर चर्चा होगी, वाटर मैनेजमेंट पर पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है वो देखेंगे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की पावर्स पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, और हाँ, कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स, इनिशिएटिव्स और ज्योग्राफिकल इवेंट्स भी कवर करेंगे। ग्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ई मोबिलिटी इन इंडिया। ये तो आजकल बहुत हॉट टॉपिक है। नीति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट भी निकाली है, अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज इन इंडिया, और साथ ही पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स EMI भी लॉन्च किया है। ये इंडेक्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये IEMI नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया मतलब WRI इंडिया की पार्टनरशिप में डेवलप हुआ है। एसेंशियली ये एक टूल है राज्यों की ई मोबिलिटी प्रोग्रेस को बेंचमार्क करने के लिए। इसमें 3 मेन थीम्स हैं। डिमांड मतलब गाड़ियां कितनी इलेक्ट्रिक हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी चार्जिंग की क्या रेडीनेस है, और सप्लाई मतलब EV रिसर्च और इनोवेशन में क्या चल रहा है। इन थीम्स के अंदर 16 इंडिकेटर्स हैं जिन पर स्टेट्स को रैंक किया जाता है। अच्छा, और 2024 की रैंकिंग्स आ गई हैं? कौन से स्टेट आ गया? 68 के स्कोर पर फिर चंडीगढ़ और कर्नाटका भी हैं। तो ये दिखाता है कि कुछ स्टेट्स और यूटीज मतलब काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में। इंटरेस्टिंग। तो भारत में ईवीज का ओवरऑल स्टेटस क्या है अभी? नंबर्स क्या कह रहे हैं? क्या हम टारगेट के पास हैं? देखिए, प्रोग्रेस तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं। ईवी सेल्स जो 2016 में सिर्फ 50,000 के आसपास थी, वो 2024 तक बढ़कर 2 मिलियन पार कर गईं। 2.08 मिलियन ये फिगर है। लेकिन अगर हम ओवरऑल व्हीकल मार्केट को देखें तो ईवी पेनिट्रेशन मतलब कुल कार्यों में ईवीज का हिस्सा अभी भी सिर्फ 7.6% ही है, और हमारा 2030 तक का टारगेट 30% ईवी पेनिट्रेशन का है। तो हाँ, टारगेट से अभी हम काफी दूर है, रास्ता लंबा है। राइट। बेनिफिट्स तो हम सब जानते हैं ईवीज के, लेकिन एक बार क्विकली समराइज कर सकते हैं मेन बेनिफिट्स क्या हैं? हाँ बिल्कुल, बेनिफिट्स कई हैं और काफी इम्पोर्टेंट भी। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा है एनवायरमेंटल बेनिफिट। जीरो टेल पाइप एमिशंस मतलब गाड़ी से सीधा कोई पोल्यूशन नहीं, और पूरी लाइफ साइकिल देखें मतलब बनने से लेकर चलने तक, तो पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले करीब 3 गुना कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक बेनिफिट। तेल के इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता कम होगी। एक अनुमान है कि इससे सालाना करीब 1 लाख करोड़ तक बच सकते हैं, और यूजर्स के लिए भी रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट ये सब कम होता है। तीसरा एफिशिएंसी। ईवीज एनर्जी कन्वर्ट करने में बहुत एफिशिएंट है, करीब 60%, जबकि नॉर्मल पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी 20% के आसपास ही होती है। और चौथा कन्वीनियंस। घर पर चार्ज कर सकते हैं, बैटरी स्वैपिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं, और गाड़ी बिल्कुल शांत चलती है। बेनिफिट्स तो बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन ये जो 7.6% पेनिट्रेशन का आंकड़ा है, ये बताता है कि चैलेंजेस भी उतने ही बड़े होंगे। क्या है मेन हर्डल्स? बिल्कुल, चैलेंजेस हैं और कई लेयर्स पर हैं। सबसे पहला है फाइनेंसिंग का मुद्दा। ईवीज की अपफ्रंट कॉस्ट मतलब शुरुआती कीमत अभी भी इंटरनल कंबशन इंजन यानी IC गाड़ियों से 2-3 गुना ज्यादा है। तो हाई EMI एक बड़ी रुकावट है, खासकर छोटे फ्लीट ऑपरेटर्स या आम कंज्यूमर्स के लिए। फिर व्हीकल सेंट्रिक इश्यूज भी हैं। बैटरीज भारी होती हैं जिससे गाड़ी की पेलोड कैपेसिटी पर असर पड़ सकता है, और एक चिंता रीसेल वैल्यू को लेकर भी रहती है, खासकर 15 साल वाले स्क्रैपेज रूल के कॉन्टेक्स्ट में। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो हमेशा से एक बड़ा कंसर्न रहा है, उसका क्या स्टेटस है? हाँ, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत क्रिटिकल बॉटलनेक है, इसमें कोई दो राय नहीं। पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस पर चार्ज करना घर की चार्जिंग से मतलब 4 गुना तक महंगा हो सकता है। फिर स्टेशंस लगाने के लिए सही जमीन मिलना मुश्किल है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मतलब डिस्कॉम्स के साथ कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें आती हैं, और रेजिडेंशियल एरियाज में जो RWAs होती हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, वो सेफ्टी को लेकर चिंता जताती हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। पॉलिसी लेवल पर भी कुछ गैप्स हैं। हाँ, पॉलिसी और डेटा फ्रंट पर भी सुधार की जरूरत है। एक बड़ा इशू है इन्वर्टेड GST स्ट्रक्चर का। EV कंपोनेंट्स पर इनपुट टैक्स 18% है, जबकि पूरी बनी हुई EV पर आउटपुट टैक्स सिर्फ 5%। इससे मैन्युफैक्चरर्स का वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता है। दूसरा,
जो वाहन डेटाबेस है व्हीकल रजिस्ट्रेशन का, उसमें ईवी स्पेसिफिक डेटा जैसे बैटरी डिटेल्स वगैरह की कमी है। और हाँ, अलग-अलग राज्यों में जो इंसेंटिव्स हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वो भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ओके, तो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? व्हाट आर द मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स? सरकार ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे अभी हाल ही में पीएम ई ड्राइव स्कीम आई है। ये स्कीम E2W, E3W, ई-ट्रक्स, ई-बसेस और चार्जिंग इंफ्रा के लिए डिमांड इंसेंटिव्स देती है। फिर पीएम ई-बस सेवा स्कीम है, जिसका एम 38,000 से ज़्यादा ई-बसेस डिप्लॉय करना है। इसमें पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म PSM भी है, ताकि ऑपरेटर्स को टाइम पर पेमेंट मिल सके। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम्स हैं, एक ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए और दूसरी एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी स्टोरेज के लिए। फिस्कल सपोर्ट में EVs पर GST घटाकर 5% किया गया है और EV स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST का इवोल्यूशंस प्रोग्राम भी चल रहा है। ये सब इनिशिएटिव्स तो हैं, लेकिन नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो आगे के लिए क्या सुझाव दे रही है? व्हाट्स द रेकमेंडेड वे फॉरवर्ड? नीति आयोग ने कुछ बहुत कॉन्क्रीट रिकमेंडेशंस दिए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉलिसी शिफ्ट का सुझाव। मतलब अब सिर्फ इंसेंटिव्स से काम नहीं चलेगा, मैंडेट्स यानी अनिवार्यता की तरफ बढ़ना होगा। जैसे जीरो एमिशन व्हीकल प्रोडक्शन टारगेट सेट करना और जो पारंपरिक ICE गाड़ियां हैं उन पर टैक्सेस बढ़ाना। एक और इंटरेस्टिंग सुझाव है सैचुरेशन अप्रोच का। अगले 5 सालों में 5 शहरों को चुनकर उन्हें 100% इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा जाए। फाइनेंसिंग के लिए ई-बसेस और ई-ट्रक्स की खरीद को आसान बनाने के लिए एक पूल्ड फंड बनाया जाए जो लो इंटरेस्ट लोन्स दे सके। बैटरी टेक्नोलॉजी में नई केमिस्ट्रीज पर R&D करना और बैटरी हेल्थ को ट्रैक करने के लिए बैटरी पासपोर्ट इंट्रोड्यूस करना ये बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 की चार्जिंग कॉरिडोर्स बनाने और एक यूनिफाइड नेशनल EV ऐप डेवलप करने का सुझाव है। और बिजनेस मॉडल्स में लीजिंग और बैटरी एज अ सर्विस मतलब बैटरी किराए पर देने का मॉडल, इसे प्रमोट करने से अपफ्रंट कॉस्ट कम हो सकती है। क्या दुनिया में ऐसी कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनसे भारत कुछ सीख सकता है? कोई एग्जांपल्स? हाँ, बिल्कुल है। जैसे चाइना का 10 सिटीज 1000 व्हीकल्स प्रोग्राम था पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रीफाई करने का, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। सिंगापुर में EV नाम की एक सरकारी सब्सिडरी है जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप को कोऑर्डिनेट करती है। यूरोप में चार्ज मैप जैसा ऐप है जो रियल टाइम में चार्जिंग स्टेशंस की अवेलेबिलिटी बताता है। और UK में फारेडे बैटरी चैलेंज है जो रिसर्च और कमर्शियल प्रोडक्शन के बीच के गैप को फिल करने में मदद करता है। ओके, ई-मोबिलिटी पर काफी डिटेल चर्चा हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है इंडियाज रेजोल्यूशन ऑन वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स। ये क्यों चर्चा में था? हाँ, ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि हाल ही में जिम्बाब्वे में रामसा कन्वेंशन की 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, मतलब COP15। वहाँ भारत ने एक रेजोल्यूशन पेश किया था प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स फॉर वेटलैंड्स। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि इसे 172 देशों ने सपोर्ट किया और अडॉप्ट कर लिया गया। ये भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस मानी जा रही है। अच्छा, इस रेजोल्यूशन का मेन आइडिया क्या है और ये वाइज यूज का कॉन्सेप्ट क्या है वेटलैंड्स के कॉन्टेक्स्ट में? रेजोल्यूशन का कोर आइडिया मतलब मूल विचार ये है कि वेटलैंड्स के वाइज यूज को सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स यानी टिकाऊ जीवन शैली अपनाने से जोड़ा जाए। और ये भारत का जो मिशन लाइफ है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसके प्रिंसिपल से काफ़ी मिलता जुलता है। मिशन लाइफ भी तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली आदतों को प्रमोट करने का ग्लोबल मूवमेंट है। अब आते हैं वाइज यूज पर। ये रामसा कन्वेंशन का आप कह सकती हैं सेंट्रल पिलर है। कन्वेंशन इसे डिफाइन करता है कि वेटलैंड के इकोलॉजिकल कैरेक्टर को मेंटेन करना इकोसिस्टम अप्रोचेस के जरिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। सरल शब्दों में कहें तो वेटलैंड्स का इस्तेमाल इस तरह से करना कि उनका पर्यावरण संतुलन बिगड़े नहीं और हमारा विकास भी टिकाऊ तरीके से हो। ये सभी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की ऑब्लिगेशन है। भारत का अपना अप्रोच क्या है वेटलैंड्स के वाइज यूज को लेकर? हम क्या कर रहे हैं इस दिशा में? भारत ने कई कदम उठाए हैं। एक तो नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स है। ये एक सेंट्रल स्कीम है वेटलैंड्स कंजर्वेशन के लिए। वेटलैंड्स के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं जिनमें सस्टेनेबल यूज की स्ट्रैटेजीज होती हैं
2024 में एक नेशनल फ्रेमवर्क भी जारी किया गया, वेटलैंड्स वाइज यूज एंड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, और इसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट पर बहुत जोर है। जैसे मिशन सहभागिता इनिशिएटिव है जो कंजर्वेशन में सबकी भागीदारी मतलब सहभागिता सुनिश्चित करता है। सेव वेटलैंड्स कैंपेन भी चलाया गया जिसके तहत 2 मिलियन से ज्यादा सिटीजन्स जुड़े और करीब 1,70,000 से ज्यादा वेटलैंड्स की मैपिंग की गई। ये दिखाता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कितना वाइटल है। रामसार COP15 के और क्या की आउटकम्स रहे भारत के रेजोल्यूशन के अलावा? हाँ, कुछ और भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए। एक तो विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुआ। ये डिक्लेरेशन वेटलैंड्स के इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक रोल को और बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और UN SDGs में उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करता है। फिर इंडोवर्ना रामसर रीजनल इनिशिएटिव IBRRI का स्ट्रेटेजिक प्लान 2025-2030 अप्रूव हुआ। इसका लक्ष्य है साउथ ईस्ट एशिया के देशों कैम्बोडिया, लाओ PDR, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम में वेटलैंड्स लॉस को रोकना। एक ब्रिज प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जो वेटलैंड कंजर्वेशन में जेंडर मेनस्ट्रीमिंग और विमेन्स लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए ग्रांट्स देगा। और ग्लोबल वाटरबर्ड एस्टिमेट्स पार्टनरशिप GWEP को सपोर्ट मिला जो वाटरबर्ड पॉपुलेशंस की मॉनिटरिंग के लिए डेटा इंटीग्रेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करेगा। और रामसार कन्वेंशन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स, ये कब शुरू हुआ था? रामसार कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसार शहर में अडॉप्ट किया गया था और 1975 में लागू हुआ। ये बेसिकली दुनिया भर में वेटलैंड्स के कंजर्वेशन और उनके वाइज यूज के लिए एक इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है। दुनिया में 2500 से ज्यादा रामसार साइट्स हैं। भारत में जनवरी 2024 के डेटा के अनुसार 91 रामसार साइट्स थीं, जो एशिया में किसी भी देश से ज्यादा हैं। चलिए अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं, क्लाउड बर्स्ट्स इन हिमालयन रीजन्स। ये घटनाएं हाल के वर्षों में काफी बढ़ गई लगती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। खासकर हिमालयन स्टेट्स जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट से भारी नुकसान की खबरें लगातार आ रही हैं। जैसे 2025 में किश्तवाड़ JNK और चमोली उत्तराखंड में जो हुआ वो ताज़ा उदाहरण है। टेक्निकली क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? इसे कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन होना, मतलब बहुत तेज बारिश, अक्सर ओलो और गरज के साथ। इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD का क्राइटेरियन ये है कि अगर किसी स्टेशन पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm या उससे ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसे क्लाउड बर्स्ट माना जाता है। ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा कॉमन होते हैं ओरोग्राफिक लिफ्ट के कारण। जब मॉइस्ट हवा पहाड़ से टकराकर तेज़ी से ऊपर उठती है, ठंडी होती है, कंडेंस होती है और अचानक भारी बारिश कर देती है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने सीवियर हो सकते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। अचानक बाढ़ आ जाती है जिसे फ्लैश फ्लड्स कहते हैं। लैंडस्लाइड्स या मडस्लाइड्स हो सकते हैं। कभी कभी छोटे बांध टूट जाते हैं, डैम ब्रेक्स। जान माल का भारी नुकसान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है और बायोडाइवर्सिटी को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। इन्हें टैकल करना इतना चैलेंजिंग क्यों है? व्हाट आर द की चैलेंजेस? चैलेंजेस कई हैं। पहला ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज। टेम्परेचर बढ़ने से हवा ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। रफली 1 डिग्री सी तापमान बढ़ने पर 7% ज़्यादा मॉइस्चर। इससे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ रही हैं। दूसरा, फोकास्टिंग की डिफ़िकल्टी। क्लाउड बर्स्ट्स बहुत हाईली लोकलाइज्ड होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तो उनका सटीक प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। डॉपलर रेडार से भी ज़्यादा 3 घंटे पहले वार्निंग मिल पाती है और रेडार नेटवर्क का कवरेज अभी भी लिमिटेड है और कॉस्टली भी है। तीसरा, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई, वेटलैंड्स का गायब होना और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन खासकर पहाड़ी ढलानों पर या नदी किनारों पर, इन सब से ज़मीन की पानी सोखने की नेचुरल कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे बाढ़ का इम्पैक्ट और बढ़ जाता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? क्लाउड बर्स्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए क्या किया जा सकता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान NDMP 2019 के अनुसार एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी की जरूरत है। इसमें क्या क्या शामिल है? पहला, इम्प्रूव्ड फॉरकास्टिंग एंड जोनेशन। लैंडस्लाइड हैजर्ड जोनेशन LHZ मैपिंग को बेहतर बनाना होगा, जिसमें रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी के साथ साथ लोकल नॉलेज का भी इस्तेमाल हो। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को मजबूत करना होगा।
डॉपलर रेडार नेटवर्क बढ़ाना होगा और वार्निंग को लास्ट माइल तक मतलब आम आदमी तक पहुंचाना सुनिश्चित करना होगा। दूसरा, स्ट्रक्चरल मेजर्स जैसे स्लोप स्टेबलाइजेशन करना, इसमें बायो इंजीनियरिंग, पेड़ लगाना वगैरह और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स, रिटेनिंग वॉल्स बनाना दोनों शामिल हैं। ड्रेनेज मैनेजमेंट को सुधारना होगा, नालियों और नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स को साफ रखना होगा। तीसरा, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, इसमें रिस्क सेंसिटिव प्लानिंग आती है, मतलब बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव करना, अर्बन प्लानिंग में डिजास्टर रिस्क को इनकॉर्पोरेट करना, फाइनेंशियल रेजिलियंस बढ़ाना जैसे मल्टी हैजर्ड इंश्योरेंस को प्रमोट करना, और चौथा, गवर्नेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। डिफरेंट एजेंसीज के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन, लोकल बॉडीज जैसे ULBs और PRIs को एम्पावर करना ताकि वो प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स में इफेक्टिव रोल निभा सकें, और स्टेट स्पेसिफिक क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लान्स को सपोर्ट करना। मतलब एक प्रोएक्टिव और रेजिलियंस बिल्डिंग अप्रोच चाहिए, सिर्फ रिएक्टिव नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें बेटर फोरकास्टिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, लोकल नॉलेज का इंटीग्रेशन और रोबस्ट गवर्नेंस, ये सब कुछ शामिल है। राइट। अब आते फोर्थ टॉपिक पर, इंडियाज वाटर मैनेजमेंट पर पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज ने अपनी रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट्स के बावजूद भारत अभी भी फ्लड्स और वाटर स्कैर्सिटी, इन दोनों ही वजहों से गंभीर सोशियो इकोनॉमिक लॉसेस झेल रहा है। अच्छा, तो रिपोर्ट की थीम्स और रिकमेंडेशंस क्या हैं? पहले फ्लड फोरकास्टिंग की बात करते हैं। फ्लड फोरकास्टिंग पर कमेटी ने नोट किया कि सेंट्रल वाटर कमीशन CWC अभी 340 फोरकास्टिंग स्टेशंस ऑपरेट कर रहा है और 2026 तक इसे 375 करने का प्लान है। रेकमेंडेशन ये है कि क्लाइमेट चेंज की जो नई चैलेंजेस आ रही हैं, उनको देखते हुए इस पूरे सिस्टम को अपग्रेड और मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोग्राम, ये तो काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इस पर कमेटी का क्या कहना है? ILR प्रोग्राम के तहत 30 लिंक प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। कमेटी ने माना कि इसमें मेन हर्डल राज्यों के बीच कंसेंसस की कमी है, क्योंकि वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है। रिकमेंडेशन ये है कि इन प्रोजेक्ट्स के सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स पर डिटेल्ड स्टडीज की जाएं, राज्यों में अवेयरनेस बढ़ाई जाए और इम्प्लीमेंटेशन को फास्ट ट्रैक किया जाए। डैम सेफ्टी एक और क्रिटिकल एरिया है, इस पर क्या फाइंडिंग्स है कमेटी की? कमेटी ने पाया कि भारत में 6000 से ज्यादा बड़े डैम्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 459 के पास ही इमरजेंसी एक्शन प्लान्स हैं। ये चिंताजनक है। जबकि डैम सेफ्टी एक्ट 2021 ये मैंडेट करता है कि 5 साल के अंदर सभी स्पेसिफाइड डैम्स के लिए EAPs प्रिपेयर होने चाहिए। रिकमेंडेशन है कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी NDS से डैम ओनर्स के साथ लगातार एंगेज करे ताकि EAP प्रिपरेशन का काम तेजी से हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन के बारे में क्या कहा गया? कमेटी ने जल शक्ति अभियान, कैच द रेन जैसे इनिशिएटिव्स की सराहना की जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंकरेज करते हैं। ये भी नोट किया गया कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज 2017 की तुलना में 2024 में 11.36 बिलियन क्यूबिक मीटर्स बढ़ा है, जो पॉजिटिव है। रिकमेंडेशन है कि स्टेट्स और यूटीज को रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनिशिएटिव्स को बूस्ट करने के लिए डेडिकेटेड फाइनेंशियल ग्रांट्स दी जाएं। और क्या कोई प्रोएक्टिव या इंटीग्रेटेड अप्रोचेस भी सजेस्ट किए गए हैं? हाँ, कमेटी ने मेंशन किया कि एक न्यू ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी अंडर कंसिडरेशन है। रिकमेंडेशंस में ये भी शामिल है कि क्रॉस बॉर्डर फ्लडिंग मैनेजमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बीच एक कोऑर्डिनेटेड इनिशिएटिव होना चाहिए। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के जो बॉडीज हैं, उनमें लोकल MPs और MLAs को भी इंक्लूड किया जाए ताकि लोकल कनेक्ट और अकाउंटेबिलिटी बेहतर हो। वाटर मैनेजमेंट से जुड़ा एक और इंटरनेशनल इनिशिएटिव है ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट्स। ये क्या है? GOCWI की अनाउंसमेंट साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने की थी। ये G20 प्रेसिडेंशियल लेगेसी इनिशिएटिव है और ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप के ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा का एक पिलर है। इसका ऑब्जेक्टिव है वाटर इन्वेस्टमेंट्स के लिए पॉलिटिकल और फाइनेंशियल मोमेंटम सस्टेन करने के लिए एक हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाना,
GWP का ब्रॉडर गोल है 2030 तक वाटर सिक्योरिटी के लिए $15 बिलियन मोबिलाइज करना। ओके, अब आते हैं फिफ्थ टॉपिक पर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, PCBs। सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट रूलिंग आया है एनवायरमेंटल कंपनसेशन को लेकर। हाँ, ये रूलिंग दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी वर्सेस लोधी प्रॉपर्टी को लिमिटेड केस में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को ओवरटर्न किया है, मतलब पलट दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स PCBs एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन EC लगा सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि ये पावर सिर्फ कोर्ट्स के पास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, PCBs के पास भी ये पावर है। लीगल बेसिस क्या दिया? वाटर एक्ट 1974 का सेक्शन 33A और एयर एक्ट 1981 का सेक्शन 31A। ये सेक्शंस PCBs को पेनल्टीज लगाने की शक्ति देते हैं। कोर्ट ने पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल को अप्लाई किया, मतलब जो पोल्यूट करेगा उसे पे करना होगा। और ये भी कहा कि EC तभी लगाया जा सकता है जब एनवायरमेंटल हार्म साबित हो। लायबिलिटी में कंपनसेटरी और रिमीडियल दोनों एस्पेक्ट्स शामिल हैं। इंडिया में PCBs का स्ट्रक्चर कैसा है, सेंट्रल और स्टेट लेवल पर? हाँ, सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB है। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, MoFCCC के तहत आती है। ये वाटर एक्ट 1974 के तहत बनी थी और इसे एयर एक्ट 1981 की पावर्स भी मिली हुई हैं। इसका मेन रोल एयर और वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करना और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना है। और स्टेट लेवल पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स SPCBs होते हैं, जो अपने अपने राज्यों में एनवायरमेंटल लॉज और रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। सिक्स्थ टॉपिक, UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। ये किसे मिला है और क्यों? ये अवार्ड मिला है बीबी फातिमा विमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG को। ये ग्रुप कर्नाटका के धारवाड़ जिले में काम करता है। इस अवार्ड के बारे में कुछ और बता सकती हैं? इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। हाँ, ये अवार्ड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP देता है हर 2 साल में। ये उन कम्युनिटी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है जो लैंड डेग्रेडेशन को रोकने, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने और लाइवलीहुड्स इंप्रूव करने के लिए आउटस्टैंडिंग काम करते हैं। इसे अक्सर नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी कहा जाता है। तो बीबी फातिमा SHG ने ऐसा क्या खास काम किया जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला? इस SHG ने रेनफेड फार्म्स पर, मतलब जहां सिंचाई बारिश पर निर्भर है, वहां मिलेट बेस्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग इंट्रोड्यूस की। बाजरा और दूसरी मोटी अनाजों पर फोकस किया। उन्होंने क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को प्रमोट किया, लाइव स्टॉक हियरिंग और हॉर्टिकल्चर को भी बढ़ावा दिया है, और मिलेट्स की कल्टीवेशन और यूज को पॉपुलराइज करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। वेरी इंस्पायरिंग। सेवेंथ टॉपिक, आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन APOA 2024-24। ये क्या है? APOA को 3rd UN कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज LLDC 3 में अडॉप्ट किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस आवाजा तुर्कमेनिस्तान में हुई थी। लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज वो देश होते हैं जिनकी कोई समुद्री सीमा नहीं होती। APOA इन देशों की यूनिक डेवलपमेंट चैलेंजेस से निपटने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है अगले 10 साल के लिए, 2024-2034। इसे UN जनरल असेंबली ने दिसंबर 2024 में कंसेंसस से अडॉप्ट किया। इसके कुछ की डिलीवरेबल्स में शामिल हैं फूड सिक्योरिटी के लिए रीजनल एग्रीकल्चरल रिसर्च हब्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट फाइनेंस फैसिलिटी बनाना और LLDCs के ट्रेड और क्लाइमेट रेजिलियंस इश्यूज के लिए UNFCCC में एक नेगोशिएटिंग बॉडी बनाना। ओके, 8th टॉपिक, सुंदरबंस टाइगर रिजर्व STR। इसके एक्सपेंशन को लेकर कुछ न्यूज़ थे। हाँ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने STR के एक्सपेंशन को अप्रूव कर दिया है। इसके बाद अब STR एरिया के हिसाब से नागार्जुना सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व, जो आंध्र प्रदेश में है, के बाद भारत का 2nd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन गया है। पहले ये भारत के 58 टाइगर रिजर्व्स में 7th पोजीशन पे था, अब 2nd पर आ गया है। टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर करने या उनकी बाउंड्री ऑल्टर करने का लीगल फ्रेमवर्क क्या है? टाइगर रिजर्व्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38V के तहत गवर्न किया जाता है। डिक्लेरेशन प्रोसेस ये है, स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल भेजती है, NTCA उसे अप्रूव करती है,
फिर NTCA की रिकमेंडेशन पर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है। बाउंड्री ऑल्टर करने के लिए सेक्शन 38W1 के तहत NTCA की रिकमेंडेशन और NBWL का अप्रूवल दोनों जरूरी हैं। सुंदरबंस टीआर की कुछ की फीचर्स क्या हैं? ये कोस्टल वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहां टाइगर्स की सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन पाई जाती है। इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगती है। बाउंड्रीज देखें तो ईस्ट में बांग्लादेश, साउथ में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में रिवर मटला और नॉर्थ वेस्ट में रिवर्स विंध्या और गोमती हैं। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है और ये सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। 9th मातृवन इनिशिएटिव, ये क्या है? मातृवन इनिशिएटिव गुरुग्राम में अरावली हिल्स में 750 एकड़ का एक अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करने की पहल है। ये केंद्र सरकार के एक पेड़ मां के नाम कैंपेन का हिस्सा है। इसका एम है इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंटीग्रेट करना। ये अर्बन सस्टेनेबिलिटी का एक अच्छा मॉडल बन सकता है। रेस्टोरेशन वर्क में इन्वेसिव स्पीशीज को हटाना, नेटिव ट्रीज लगाना और अरावली स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करना शामिल है। 10th इतालियन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इस पे क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की एक्सपर्ट पैनल ने इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस रेकमेंड किया है। ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश की देबांग वैली में प्रपोज्ड है। ये एरिया इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव है क्योंकि ये ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है। प्रोजेक्ट डिजाइन में ड्रिब्यू रिवर और टैंगोन रिवर पर कंक्रीट ग्रेविटी डैम्स बनाना शामिल है। ये दोनों नदियां इटालियन गांव के पास मिलकर दिबांग रिवर बनाती हैं। 11th हाल में कुछ वोल्केनिक इरप्शंस भी न्यूज में थे। कौन कौन से? हाँ, 2 मुख्य रूप से थे। नंबर 1 माउंट लिवोटोबी, ये इंडोनेशिया में है। ये 2 एडजेसेंट स्ट्रेटोवोल्केनोज हैं, मतलब एक साथ जुड़े हुए 2 ज्वालामुखी। नंबर 2 माउंट किलायुआ, ये यूएसए के हवाई राज्य में है। हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क में यहाँ हालेमाउमाउ क्रेटर में इरप्शन हुआ। ज्योग्राफी का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हवाई यूएस का एकमात्र स्टेट है जो पूरी तरह आइलैंड से बना है। एंड फाइनली 12th टॉपिक, ड्रेक पैसेज अर्थक्वेक एंड की फैक्ट्स। क्या इवेंट हुआ था यहाँ? हाल ही में ड्रेक पैसेज रीजन में, जो अर्जेंटीना और चिले के पास है, 7.5 मैग्नीट्यूड का एक बड़ा अर्थक्वेक आया था। ड्रेक पैसेज की ज्योग्राफिक सिग्निफिकेंस क्या है? ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये साउथ अमेरिका के सदर्न टिप केप हॉर्न और एंटार्क्टिका के साउथ शटलैंड आइलैंड्स को कनेक्ट करता है। इसका नाम इंग्लिश एक्सप्लोरर सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम पर पड़ा है। ओशनोग्राफिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट ACC का हिस्सा है। ये करंट वेस्ट टू ईस्ट बहती है और वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ओशन करंट है। और इसका हिस्टोरिकल एंड नेविगेशनल सिग्निफिकेंस? 1914 में पैनामा कैनाल खुलने से पहले ये एक मेजर हिस्टोरिक ट्रेड रूट था, लेकिन सेलिंग के लिए ये बहुत चैलेंजिंग है। ये अपने तूफानी समुद्र, स्टॉर्मी सीज और बर्फीले परिस्थितियों, आइसी कंडीशंस के लिए इनफेमस है। केप हॉर्न को राउंड करना शिप्स के लिए एक बहुत बड़ा नेविगेशनल टेस्ट माना जाता था।